चलिए स्टार्ट करें, आवाज आ रही है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? यहां पर सही जवाब देना है और फटाफट यहां पर आप कह सकते हैं सॉल्व भी करना है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखिए आपके वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो आपकी दी गई है भारतीय साहित्य में वो आपकी दी गई है 4। इनमें से आपका जो सबसे पुराना है वो आपका ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा। याद रखिए सबसे क्रम से आपका याद रखिए, सबसे पहले आपका सामवेद आया है, फिर आपका यजुर्वेद आया है, फिर आपका अथर्ववेद हो गया, फिर आपका ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीनतम आपका कौन होता है? ऋग्वेद होता है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे त्रयी नाम है, त्रयी नाम जो दिया गया है, त्रयी नाम जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? चलिए इसका जवाब देना है। त्रयी शब्द जो दिया गया है किसके लिए दिया गया है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। तो ऑप्शन यहाँ पर सभी के आ रहे हैं ए नंबर। चलिए ए नंबर आ रहा है तो लॉक किया जाए, क्या ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? चलिए लॉक कर देते हैं ऑप्शन ए को, 3 वेदों का है। याद रखिए त्रयी नाम जो दिया गया है, त्रयी नाम जो दिया गया है वो 3 वेदों को कहा गया है। ठीक है, 3 वेदों को कहा गया है। कौन कौन से वेद को? याद रखिए याद रखिए जो आपका होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपकी सामवेद। ठीक है, याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ 3 को दिया गया है। एक आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और आपके सामवेद को, इन तीनों को बोला गया है त्रयी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस वैदिक वर्ण में ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? देखो वर्ण शब्द जो दिया गया है, वर्ण का उल्लेख जो मिलता है किस वेद में मिलता है? चलिए वर्ण का जो मिलता है किसमें मिलता है? ऑप्शन राइट आपका कौन सा बन जाएगा? ए नंबर आ रहा है, ए नंबर आपका आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। याद रखिएगा वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है, और इसके अर्थ कहीं कहीं होते हैं, रंग भी होता है और कहीं कहीं इसका अर्थ व्यवसाय के रूप में भी बोला गया है। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त याद रखिएगा 10वें मंडल, जो आपका कौन सा मंडल है? 10वें मंडल है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का यहां पर मिला है। ठीक है, पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिला है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? यहां पर आपका बनेगा 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपके ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में है। याद रखिए पुरुष सूक्त जो कि कह सकते हैं किसी को रहता है शूद्र को, तो शूद्र शब्द का मिला है 10वें मंडल के। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। देखो हर एक प्रश्न को समझते चलिएगा। कह रहा है आपसे यहां पर देखो मिलान करना है। कह रहा है कि आपके वेद दिए हैं और इनका किसमें क्या वर्णन है, किस प्रकार से है, तो देख लेते हैं। इनमें मिलान करेंगे तो देख लेते हैं क्या मिलान करेंगे। देखो अथर्ववेद में आपके औषधियों से संबंधित है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, इसका आपका 3 हो जाएगा। ऋग्वेद जो संबंधित है ये संबंधित है ईश्वर की महिमा से, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद जो संबंधित है ये संबंधित है बलिदान से संबंधित है, यजुर्वेद आपके बलिदान से संबंधित है। और सामवेद संबंधित है, साम का मतलब होता है गायन और गायन का मतलब होता है सामवेद। तो आपका यहां पर हो जाएगा इतना, मतलब कि आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहीं लिखा है, पहला ही ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 3 1 2 4, आपका राइट आंसर आपका ए यहां पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन से वेद में क्या क्या दिया गया है। यह प्रश्न भी आपको घुमाकर पूछा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो वर्णन किया गया है, याद रखिए आपकी किसको किया गया है, तो ईश्वर की महिमा की जाती है प्रार्थना से, अर्थात आपका हो जाएगा स्तोत्र और आपके प्रार्थना है, इसका 4 हो जाएगा। यजुर्वेद में जो आपका होता है किसका होता है? कर्म कांडों का होता है, कर्म कांड का, तो यहां पर इसका आपका हो जाएगा 2, इसका मतलब आपका ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा है सामवेद, साम का मतलब होता है गायन, और गायन जो दिया है इस फर्स्ट में दिया है तो आपका हो जाएगा संगीतमय। और अथर्ववेद में होता है कौन? तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, ये होता है किसमें? इसमें। इसका मतलब है 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, आपके सामने ऑप्शन कौन सा है? ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम एक देवता कह सकते हैं, जो पीने वाला एक भी चीज होता है। ठीक है, यहां पर सोम का मतलब आपका यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट 15 का जवाब जल्दी से दीजिए। नवा मंडल मतलब कह सकते हैं 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन आपका दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा बनेगा? यहां पर बन जाएगा आपका सी नंबर, आपका हो जाएगा नवा मंडल में दिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल कितने वर्णन किए गए हैं? ऋग्वेद में
में आपके कह सकते हैं 10 मंडल आपको बताए गए हैं, ठीक है, 10 मंडल। 9वें मंडल में कह सकते हैं कि आपको सोम को बताया गया है, और कह सकते हैं मंडल के सभी जो आपके हैं उसमें से 114 आपके सूक्त दिए हैं, 114 सूक्त दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद का जो आपका ऋग्वेद संहिता है उसका 9वां मंडल जो समर्पित है, किसको समर्पित है, इंद्र और उनके हाथी का, उर्वशी एवं स्वर्ग का। और अगला आपसे यहां पर दिया गया है, हाँ दो यहाँ पर शायद कुछ रह गया है, अधूरा रह गया है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 16 वाले में जो आपका हो जाएगा सोम, देखो सोम था ना, अभी आपने पढ़ा था सोम, और एक होता है पेय पदार्थ, ठीक है, सेम मतलब सोम और कह सकते हैं पेय पदार्थ आपके देवता होते हैं, तो आपका सोम हो जाएगा डायरेक्ट, आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधान जो मिलते हैं वो किसमें मिलता है। चलिए 17 का जवाब दीजिएगा, यज्ञ जो मिलेंगे, यज्ञ किस में मिलेंगे, या से यज्ञ, या से यजुर, या से यज्ञ, या से यजुर, या यहां पर भी है या यहां पर भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा कि यज्ञ संबंधी जो भी विधि विधान है वो आपके मिलेंगे कहां पर, यजुर्वेद में हुए हैं, जादू टोना, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपके यहां पर डी हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित जो संकलन है वो आपका कौन सा है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आपका है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्या कह सकते हैं, आपके लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है। याद रखिए किसका संकलन ऋग्वेद पर है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सामवेद पर, ठीक है। याद रखिए सामवेद में कुल रचना जो की गई हैं, सामवेद में कुल रचना जो की गई हैं वो 1875 की गई हैं, जिसमें से देखा जाए यहां पर सामान्य मता के अनुसार तो 75 आप कुछ लोग मानते हैं कि मैक्सिमम जो आपके ऋग्वेद पर आधारित हैं, जितनी भी है सभी ऋग्वेद पर आधारित है, इस कारण से ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर सामवेद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण आपको मिले हैं। देखो कौन सी खुदाई स्थल है जहां से लौह धातु के यहां पर प्रचलन के प्राचीनतम जो आपके कह सकते हैं प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। हमने आपको बताया था कि जो आपका अतरंजी खेड़ा है, अतरंजी खेड़ा है, आलमगीर का पुर का नाम सुना होगा, आलमगीरपुर का नाम सुना होगा। जब हमने हिस्ट्री बताया था कि हिस्ट्री जब बताया था तब आपको आलमगीर बताया था, ठीक है, मेरठ के आसपास, ठीक है, अतरंजी खेड़ा, तो यहां से मिले हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लौह धातु के गलाने की जो विधियां हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, भट्टियां वगैरह यहीं से आपको देखने को मिली हैं, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उपनिषद पुस्तकें जो आधारित हैं किस पर आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें जो आधारित हैं ये किस पर आधारित हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, छोटे से लेके बड़े एग्जामों पर पूछा गया है, प्री से लेकर मेंस एग्जाम पर पूछा गया है। उपनिषद पुस्तक जो आधारित है, याद रखिए ये आधारित है दर्शन पर, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, ये दर्शन पर आधारित है। याद रखिए दर्शन मतलब इनको वेदांत भी कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि वे उपनिषद किसे कहते हैं तो वेदांत, ठीक है, तो इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है। यहां पर देखो क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा यहां पर घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। क्या है, दर्शन है। ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिली है। मोक्ष का तो नाम आपने सुना ही होगा, और मोक्ष की जो चर्चा मिलती है वो आपके किस वेद में मिलती है, किस वेद में मिलती है, यहां पर जवाब देना है। आपका 22 का जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट। वेरी गुड, काफी अच्छा प्रयास है। आपके ऑप्शन डी उपनिषद पर मिलती हैं। याद रखिएगा कि मोक्ष की चर्चा जो मिलती है वो आपकी किस पर मिलती है, तो आपके उपनिषद में मिलती है, उपनिषद में, ठीक है, उपनिषद में मिलती हैं। वेदों में इसका वर्णन नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, उपनिषद में ही प्रथम बार मोक्ष की चर्चा देखने को मिली है, ठीक है। आपके अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। मतलब आरंभिक जो वैदिक साहित्य स्टार्ट हुआ था इस समय के पीरियड में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। सर्वाधिक वर्णित नदी वही होगी जो जिनको लोग मानते थे
सर्वाधिक मानते थे किस नदी को? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपकी सिंधु नदी को। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर पूछा है आरंभिक वैदिक साहित्य पूछा है, ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा आरंभिक वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य आपकी सिंधु, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन भी आपको मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर नंबर। अच्छा, इस नदी को एक नाम और दिया गया था हिरण्यनी नदी, ठीक है, एक नाम दिया गया था हिरण्य, ठीक है, ये इसका एक नाम नया दिया गया था, इसको बोला गया था, ठीक है। चलिए, आरंभिक था ना, इस कारण से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था, पुरानी नदियों के नाम बताया था कि कौन सी जो इस समय नदी है उसका पुराना नाम क्या हुआ करता था। अस्कनी नदी, अस्कनी नदी जो आपका था किसके कहते थे? तो आपकी चेनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आप सभी का सी नंबर, चेनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? एक वैदिक नदी है आपकी कुंभा, और कुंभा नदी जो है इसकी पहचान या स्थान जो आपका है कहां पर निर्धारित हुआ है? तो यहां पर याद रखिए, कुंभा का जो स्थान निर्धारित है वो आपके अफगानिस्तान में है। कहां पर है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में जगह पड़ती है काबुल, ठीक है, कहां पर आपके? तो काबुल में है, काबुल से पहचान आपकी की गई है, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। देखो, हमने जो आपको बताया था कि कौन सी नदी का नया नाम और वैदिक नाम कौन सा है, ठीक है। देखिए 31 वाले में मिलान कीजिएगा। यहां पर कुंभा नदी अभी बताया था, देखो काबुल, तो आपको ये तो पता चल गया, ठीक है। फिर आपको पारुष्णी नदी किसे कहा जाता था? पारुष्णी नदी, रावी नदी को, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सदा नीर नदी कहते थे गंडा को, गंडा को आपको सदा नीर नदी कहते थे, इसका 1 हो जाएगा। और सुतुद्री, ठीक है, सुतुद्री या सुताद्री नदी के नाम से सतलज को जानते थे, इसका 4 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनता है? 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन राइट आपके सामने है, यहां पर बी आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित मानते थे? देखो पूछा है कि वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था, किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, या धौष को, या इंद्र को? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। याद रखिएगा, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसे मानते थे? आपके बृहस्पति को मानते थे, मतलब बृहस्पति जी को ही वैदिक देवताओं द्वारा पुरोहित माना जाता था, ठीक है। बृहस्पति जी को ही वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश, मतलब आर्य जो लोग आए थे ये मध्य एशिया से अपने भारत में आए थे, सर्वप्रथम पंजाब प्रांत में बसे थे, और इसको जो कहा था कि ये आदि देश से आए हैं, आदि देश से आए हैं, इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था आदि देश उसे कहा जाता है जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है। ध्रुवीय मतलब कह सकते हैं ये वाला आपका एरिया है, यहां से ये लोग बस कर आए थे और अपने इंडिया में सिंधु अर्थात पंजाब प्रांत में आपके बस गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन इतिहासकार नहीं मानते हैं, इतिहासकार नहीं मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमको तो ज्ञान लेना है। अगला है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र बोलते हैं ना, आपका गोत्र क्या है? तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम जो हुआ है वो कहां से हुआ है? याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर 47 का कुछ लोगों का आ चुका है, बी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है किसमें? ऋग्वेद में हुआ है। आप लोग घबराना मत, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग हमने यहाँ पर थोड़ा सा लेवल से किया है, लेकिन मैराथन क्लास जो कराएंगे वो हल्के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप कठिन क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन को मिक्स करके एक मैराथन क्लास तैयार करेंगे, जिसमें आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कठिन क्वेश्चन भी कैसे होते हैं, सरल क्वेश्चन भी होते हैं। आपको मैराथन क्लास में बड़ा आनंद आएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा कठिन पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आपका लेवल हो सकता है कुछ आगे बढ़ा कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। चलिए, कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। देखिए कौन सा समय है? समय दिया है पूर्व वैदिक आर्य।
पूर्व वैदिक आर्य जो थे, इनका मुख्य धर्म था, मुख्य धर्म क्या मानते थे? इनका मुख्य धर्म था क्या? प्रकृति। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा। जो पूर्व वैदिक आर्य थे, वो लोग जो देखते थे उसी को यहां पर देवता मानते थे। उनको दिखता क्या था? दिखता था प्रकृति, सूर्य, पेड़ पौधे, ठीक है, यज्ञ, इन पर ही पर विश्वास करते थे। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जो जनता थी वो विश्वास किस पर करती थी? ये विश्वास किस पर करती थी? तो याद रखिए, ऋग्वेद में काल में जो बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, कि ऋग्वेद काल में जो जनता थी वो विश्वास करती थी बलि और आपके कर्मकांड में। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका डी हो जाएगा, बलि और कर्मकांड में आपके थे, ठीक है। प्रधानता जो दी गई थी आपकी बलि और कर्मकांड पर दी गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है कि दशराग युग, या कह सकते हैं कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए, आप भी जानते हैं कि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, यहां पर पारूषणी नदी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पारूषणी नदी के किनारे दशराग युद्ध, या इसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। आधुनिक नाम क्या है इसका? आधुनिक नाम है रावी नदी, ठीक है। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें से भारतों के दास जो राजा थे सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। कौन से एक राजा थे? सुदास। सुदास की विजय हुई थी इस युद्ध में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? मतलब प्राचीन काल में जो आर्य लोग हुआ करते थे वो किस पर विश्वास करते थे? उनके जीने के लिए मुख्य साधन किसका था? मुख्य साधन किसका था? तो याद रखिए, हमने आपको बताया था कि भारत में आर्य लोग आए हैं और आर्य लोगों ने सर्वप्रथम किया था कृषि की खेती। किसकी खेती? कृषि किया था, और कृषि पर विश्वास करते थे, मेहनती थे, खेतों में काम करते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कृषि पर विश्वास करते थे। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? मतलब ऋग्वेद में एक शब्द आया था निकलकर यव, और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल ही में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, यव शब्द की जो उत्पत्ति है ये किस शब्द के लिए दिया गया है? यव मतलब होता है जौ, यव मतलब होता है जौ। क्या होता है? जौ। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, यव शब्द जो आपका है कृषि से जौ से संबंधित है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ऋग्वेद में जो पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पाणी, देखो यहाँ पर एक वर्ण दिया गया है पाणी। पाणी जो बोला जाता है किस वर्ग को बोला जाता है? तो पाणी बोला जाता है, याद रखिए, जो व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, जो व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी वाले वर्गों को पाणी कहा जाता था। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। पाणी शब्द आपका हो जाएगा, कई स्थानों पर मिलता है, ऋग्वेद में भी आपको मिलता है पाणी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अधन्या के लिए प्रयोग हुआ है। अधन्या का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में, ठीक है। चलिए, तो ऋग्वेद में अधन्या का जो प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है? 89 का जवाब देना है, और आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि आपने एक बार नहीं, आपने पीसीएस में नहीं, आपने हर जगह पढ़ा होगा। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गाय के लिए। किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। 89 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गाय के लिए प्रयोग हुआ था आपके अधन्या का प्रयोग। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ अब देखो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ताकि आपको आत्मा को शांति, मतलब कह सकते हैं आपको अच्छा लगने लगे, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। यहां पर देखो घटना दिया है, यहां पर प्रतीक दिया है। जन्म मतलब बुद्ध के जन्म को बोला जाता है कमल या साण का प्रतीक, ठीक है। त्याग बोला जाता है घोड़ा, मतलब उनके त्याग की जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल है, जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। निर्वाण जो है आपका पदचिन्ह है, ठीक है, पदचिन्ह है। और यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर 4 बौद्ध संगीति हुई थी, आपके कह सकते हैं 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली हुई थी 483 ईस्वी में राजगृह में, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासक थे आपके आजाद शत्रु, ठीक है। द्वितीय थी वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सुबकापी और कालाशोक के समय।
तृतीय हुई थी 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, अशोक इसके शासक थे उस समय, ठीक है। और चतुर्थ थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, जो कि यहां पर कह सकते हैं कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन, यहां से आपका क्वेश्चन क्या होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यहां पर फर्स्ट का जवाब दीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, सही जवाब देना है। चलिए तो देखो यहां पर इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि हिस्ट्री के हमने 25 प्रश्न आपको सॉल्व कराते हैं, फिर ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का है, इसका कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि कल से यही क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन मिलेगा। अब शुरू करते हैं यहां पर ज्योग्राफी से, ठीक है। 25 प्रश्न आपके हिस्ट्री के हमने बता दिए हैं, अब आपको यहां पर मिलेंगे ज्योग्राफी से। यहां पर देखना है ज्योग्राफी, कह रहा है हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति बताइए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की जो गति है वो सबसे कम है या सबसे अधिक है। यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा कि हिमालय की हिमनदों में जो पिघलने की गति है वो सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो यहां पर आपका याद हो जाएगा ऑप्शन राइट, बी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर बी हो जाएगा, सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक है। हिमालय की हिमनदी में जैसे आप देखते हैं कि गंगा में, जो गंगा नदी है गंगोत्री से निकली है, यमुनोत्री से निकली है, यमुना नदी यमुनोत्री से। इसका मतलब यह है कि ये लगातार बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी गल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मेघालय का पठार है, मेघालय का जो पठार है, मेघालय को जो पठार है ये कैसा पठार है, यहां पर बताइए मेघालय का जो पठार है वो किस प्रकार का पठार है। चलिए यहां पर जवाब देना है, मेघालय का पठार ये हिमालय श्रेणी का है या प्रायद्वीपीय खंड का है, ये पूर्वी घाट पर्वतों का है या सतपुड़ा पर्वत का है। इसका ऑप्शन आपको देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, हिमालय का है या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय का है या आप कह सकते हैं पूर्वी घाट का। सही जवाब कौन सा बनेगा, चलिए यहां पर ऑप्शन आपका आ रहा है पूर्वी आ रहा है, भाई मेघालय का पठार पूर्वी आ रहा है। चलिए पूर्वी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बनेगा बी, यहां पर पूर्वी खंड का पठार है, ठीक है। किसका है, पूर्वी खंड का पठार है। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर आपका बी, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो भारत के पठार दिए गए हैं, ठीक है। भारत के पठार दिए गए हैं, देख लीजिए कौन सा पठार कहां पर है, कौन सा पठार आपका कहां पर है, ठीक है। जल्दी से इसमें देखिए, क्योंकि इन्हें से क्वेश्चन आपको निकालना है भारत के पठार में। देखो यहां पर एक पठार है लद्दाख का पठार, इसको देखिए यहां पर है लद्दाख का पठार, ठीक है, लद्दाख का पठार है। और इसके बाद देखो ऊपर है ना लद्दाख का पठार, यहां पर दिया है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार कहां पर है, यहां पर आपका है, ठीक है। यहां पर मालवा का पठार है, देख लीजिए, ठीक है, यहां पर मालवा का पठार है, यहां पर छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है ना। यहां पर देखो कठियावाड़ा का पठार है, यहां पर कठियावाड़ा का पठार है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं तेलंगाना का पठार है, ठीक है। लोकेशन देख लीजिए और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर ये कर्नाटक का पठार है, ठीक है ना। यहां पर दंडकारण्य क्षेत्र, अगर क्वेश्चन पूछे हाँ कि दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर है, ये वाला आपके एरिया है, ठीक है। और दक्कन का पठार जो आपका है ये वाला एरिया दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। बस दिख गया ना। अब बताइए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। यहां पर बताइएगा, कह रहा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। यहां पर 7 का जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, अरावली एवं सिंध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा है, 7 का जवाब बनेगा। यहां पर याद रखिए मालवा का पठार कौन है, मालवा का पठार है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, मालवा का पठार बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर है। दंडकारण्य क्षेत्र, अभी हमने मैप में आपको बताया कि दंडकारण्य क्षेत्र कहीं इस प्रकार है, इस जगह लगभग है ना। और इस जगह के हिसाब से देखोगे तो लोकेशन के हिसाब से आपसे पहुंचोगे तो बोलोगे छत्तीसगढ़ और आपके उड़ीसा, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य है। दंडकारण्य मतलब कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पठार है जहां पर कह सकते हैं कोयला आधारित, कोयला वगैरह बहुत ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। दंडकारण्य भाग जो दिया है भारत के किस भाग में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, 9 का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका मध्यवर्ती भाग में। याद रखिए दंडकारण्य जो भाग है ये मध्यवर्ती में, पूरी मत कहिए, क्योंकि पूर्वी आपका जो होता है वो आपका कौन सा एरिया होता है, ये पूर्वांचल का होता है। मतलब कह सकते हैं जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला होता है, मेघालय का पठार है, उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, मध्यवर्ती। क्यों, क्योंकि ये जो आपका स्थित है कहां पर है, आपके छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इस कारण से, ठीक है।
ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है देखो भारत के तटीय राज्य, आप क्वेश्चन मिलेंगे भारत के तटीय राज्य से। अब तटीय राज्य जो आपके हैं कितने हैं इसको गिन लीजिए जल्दी से, तो आपको समझ में आएगा। एक तटीय राज्य गुजरात हो जाता है, एक हो गया, दो, ठीक है, यहां पर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और आपके कर्नाटक हो गया, यहां पर आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, मतलब 9 आपके राज्य हैं जो आपके तटीय हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। देखिए भारत में एक तट है जहां से औसत, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का औसत जो तल है समुद्र से कहां से नापा जाता है, कहां से लिया जाता है, याद रखिएगा औसत तल जो मापा जाता है ये मापा जाता है, ऑप्शन राइट आपका बी, आपकी चेन्नई से। डायरेक्ट याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये चेन्नई से मापा जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र विस्तार कितना है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है वो विस्तार कितना है। प्रादेशिक मतलब ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर आपको मैप बना दिया, तो भारत में क्या होता है, व्यापार करने के लिए एक जगह दी गई है कि आप समुद्र में भी व्यापार कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसकी जो आपकी दूरी नापी गई है वो आपकी कितनी है, तो ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, 12 समुद्री माइल। मतलब कह सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं या भारत की जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो 12 समुद्री मील तक यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर निकलने वाला जो आपका तेल होता है उस पर अधिकार जो होगा वो भारत का ही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन 12 समुद्री मील तक ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। एक क्वेश्चन अभी आपके हाल ही में पूछा गया था और ये पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए भारत के तटरेखा की कुल लंबाई, तटरेखा मतलब ये हो गया कि यहां पर जो गुजरात से स्टार्ट होते हैं और यहां तक जाते हैं, तो समुद्र की जो सीमा है इस टोटल की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है 7500 किलोमीटर। 7500 वैसे देखो कितनी होती है, शुद्ध जो आप निकाल कर देखते हैं तो 7516.6 इतनी आपकी होती है, टोटल आपकी शुद्ध होती है 7516.6 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। बताइए भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। समुद्री तट की अगर बात करते हैं तो आप यही कहोगे ना कि ये जो गुजरात की कुछ आकृति ऐसी बनी है कि इसको फैलाएंगे तो बहुत लंबी रेखा बन जाएगी। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर गुजरात की जो रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। पिछली बार 2020 में 3 पेपर हुए थे, 3 पेपर में ये क्वेश्चन तीनों पेपर में पूछा गया था। आपका बीएड एग्जाम हुआ था और आपका कह सकते एक और भी हुआ था, मतलब 3 ऐसे हुए थे, तीनों क्वेश्चन पूछा गया था। इसे सरल मत समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन सरल मत समझिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन को अपना दुश्मन नहीं समझिए, ठीक है। चलिए भारत में कितने राज्य तट रेखा लगे हुए हैं, मतलब भारत में इतने ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तट रेखा समुद्र से मिली है। अभी हमने बताया भाई, गिनकर बताया था कि 9 आपके तटीय राज्य हैं, मतलब समुद्र की सीमा से लगने वाले 9 आपके राज्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। याद रखिए, हो सकता है आपने सुना होगा जो सागर है, सागर का जो पर्यायवाची होता है वो रत्नाकर होता है, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है। अब रत्नाकर जो बोला गया है वो किसे बोला गया है, पर्सनल में देखा जाए तो रत्नाकर जो बोला गया है किसे बोला गया है। याद रखिएगा आपके हिंद महासागर को, इंडियन ओशियन को, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से सूचित किया गया है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। देखो पूछा है सर्वाधिक तटीय अपरदन। हम आपसे बोले कि ये जो आपकी नदी है, ये नदी है, इसमें से बताओ लहरों से ज्यादा होगा, ज्वार भाटा से होगा, धाराओं से होगा या सुनामी लहरों से होगा। तो देखो यहां पर तटीय शब्द को बोला है तो सुनामी लहरें तो भाई चलती हैं, ऊपर ऊपर चलती हैं, तो इसको तो हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सुनामी लहरें होती तो ऊपर जाती हैं, उसमें क्या होती है, बिल्डिंगें खराब होती हैं, पौधे टूटते हैं, लेकिन अपरदन, मिट्टी का अपरदन कम होगा। यहां पर याद रखिए ज्वार भाटा से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लहरों से सर्वाधिक अपरदन होता है। इसका राइट आंसर आपका कुछ लोगों का आया है ए नंबर, लहरों से सर्वाधिक अपरदन होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये कहां पड़ते हैं मैप में, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो भैया आपको ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी मैप के माध्यम से। तमिलनाडु पड़ता है यहां पर, आंध्र प्रदेश यहां पर, और इस एरिया का जो आपका तट है उस तट को कहते क्या है। और इस तट का अगर बात करते हैं तो आपका जवाब यहां पर सही कौन सा हो जाएगा,
जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा 6 में। वेरी गुड। इसे बोले जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल मतलब कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन आपका बने कौन सा? ए हो जाएगा, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न का, अच्छा यहां पर ये भी देख लो, यहां पर देख लो किसे क्या बोलते हैं। ये जो उड़ीसा वाला है, उड़ीसा वाले को बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, उड़ीसा वाले को बोलते हैं उत्तरी सरकार। कोरोमंडल आपने पढ़ ही लिया था। कोंकण तट किसे बोलते हैं? जो गुजरात वाला एरिया है वहां पर आपका महाराष्ट्र गुजरात ये कोंकण वाला हो जाएगा। मालाबार जो आपका है ये आपका केरल वाला आपका जो है वो मालाबार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है आपसे, सर अभी तक कितनी क्लास हो चुकी हैं? भैया आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपकी ये 5वीं क्लास, शायद 5वीं क्लास है जो आपकी हो गई है। क्रम से पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। देखो दिया है समुद्र, तमिलनाडु का समुद्र तट। समुद्र देखो तमिलनाडु में भी बनाया था, ये वाला एरिया तमिलनाडु में कौन हुआ? तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका कोरोमंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, क्या है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य है? देखो क्वेश्चन को घुमाया गया है, घुमाया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि भैया कृष्णा का डेल्टा कहां है और केप कमोरिन किसे कहते हैं तो आप गलती कर दोगे। लेकिन अगर हम आपको आंसर बता दें, यहां पर मैप से बता दें, तो आपको पता चल जाएगा कि कृष्णा नदी का मुहाना कहीं न देखा जाए तो आपके कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है। ठीक है, और केप कमोरिन कहा जाता है किसे? आपके तमिलनाडु का इस एरिया कहा जाता है। तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया? ये वाला एरिया हो गया आपका कोरोमंडल। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोरोमंडल। कितना सरल था। अगर आपने पहचान अगर ये पता होता तो सरल हो जाता, नहीं पता है तो गलत हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को या गुजरात को? हमने अभी आपको ज्योग्राफी में बताया था कि जिसकी भी आकृति कुछ इस प्रकार से बनी होती है, चाहे वो अफ्रीका वाला एरिया हो, चाहे यहाँ का एरिया हो, चाहे कनाडा का तट हो, उसे केप के नाम से ही जाना जाता है। तो कन्याकुमारी ही एक ऐसा आपका है जो आपके कह सकते हैं केप कमोरिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, पल्यास शिखर। देखो आपने सुना होगा सैडल पीक। सैडल पीक का एक और नाम है, उसे बोलते हैं पल्यास शिखर। पल्यास शिखर। और ये शिखर जो आपका है कहां पर स्थित है? बृहद निकोबार में, अंडमान, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मत समझिए कि ये प्रश्न आपको कह सकते हैं पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अंडमान व निकोबार, देखिए अंडमान व निकोबार जो है वो आपके है क्या? हमें लगता है कि इस प्रश्न को आप गलत कर दोगे। अगर गलत नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है क्या? भैया हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाए हैं, लेकिन टेलीग्रुप ग्रुप जरूर है। टेलीग्राम देव जी के ट्रिक सर्च करिए और उससे जुड़ जाइए। तो बताइए भाई, यहाँ पर ए नंबर किसी का आया है, किसी का बी भी आया है। चलिए, हमें प्रयास था, पता था कि कहीं ना कहीं गलती करोगे कुछ लोगों। देखो यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा, देखो दो द्वीप नहीं है, बंगाल की खाड़ी में जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपको पता है कि वहां पर द्वीपों की कई संख्या है, तो यहां पर 2 द्वीप मत करिएगा। तो पहला इस हिसाब से गलत हो गया। ठीक है, अरब सागर हो नहीं सकता, हिंद महासागर हो नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है किसे कहता है? यहां पर हमने तो 10 डिग्री आपकी कहां पर है? अंडमान निकोबार। यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? 5 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। 10 डिग्री चैनल जो आपको है अंडमान निकोबार को करता है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ए हो गया। और अगला प्रश्न आपसे पूछा, हाँ बस इतने प्रश्न लिए थे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे सभी को।